नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही खास संस्कृत उपन्यास की, कादम्बरी। जी हाँ, 7वीं सदी में बाणभट्ट ने इसे रचा था। कमाल की कृति है ये। बिल्कुल। हमारे पास ना इस पर कुछ विश्लेषण हैं, समीक्षाएं हैं, तो सोचा कि क्यों ना इस खूबसूरत और थोड़ी कह सकते हैं जटिल कहानी की गहराइयों में उतरा जाए। हाँ हाँ, जरूर, इसमें परतें बहुत हैं। सबसे पहली बात जो मुझे काफी रोचक लगी वो ये कि बाणभट्ट इसे पूरा नहीं कर पाए थे, है ना? हाँ, सही कहा। उनका देहांत हो गया था। फिर उनके बेटे भट्टी, जिन्हें भूषण भट्ट भी कहते हैं, उन्होंने इसे पूरा किया। अच्छा, ये तो अपने आप में एक कहानी है, पिता पुत्र का मिलकर एक रचना को पूरा करना। बिल्कुल। और ये उपन्यास की थीम से भी जुड़ता है। पीढ़ियों तक चलने वाली कहानियाँ, अधूरे रिश्ते, पुनर्जन्म, ये सब इसमें है। हाँ, इसमें प्रेम है, श्राप है, फिर से जन्म लेना, दोस्ती, बहुत कुछ है। जी, इसीलिए इसे संस्कृत गद्य का शिखर माना जाता है। और कुछ लोग तो इसे भारत का पहला उपन्यास भी कह देते हैं। पहला उपन्यास? अच्छा। हाँ, उस मायने में कि इसमें एक विस्तृत कथा है, पात्र हैं, घटनाएं हैं, जैसा हम आज उपन्यास में देखते हैं। कहानी की शुरुआत भी तो बड़ी नाटकीय है। राजा शूद्रक के दरबार से शुरू होती है, जहां एक तोता लाया जाता है। हाँ, वैशंपायन नाम का तोता। और वो कोई मामूली तोता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे अपने पिछले जन्मों की बातें याद है और वो सुनाना शुरू करता है। यहीं से तो कहानी की असली जटिलता शुरू होती है। वो तोता असल में कई जन्मों की कड़ी। मतलब वो पिछले जन्म में एक ऋषि पुत्र पुंडरीक का मित्र था, जिसका नाम भी वैशंपायन था। हाँ। और उससे भी पहले वो खुद पुंडरीक था। अरे वाह, ये तो जैसे एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी, फिर तीसरी। बिल्कुल एक नेस्टेड डॉल की तरह। हर जन्म एक नई परत खोलता है, सब पुनर्जन्म से जुड़ा हुआ है। तो जो मुख्य प्रेम कहानी है वो राजकुमार चंद्रापीठ और गंधर्व राजकुमारी कादम्बरी की है। हाँ, वो मुख्य थ्रेड है। लेकिन उसके साथ साथ पुंडरीक और अप्सरा मालती की भी एक दुखद प्रेम कहानी है। और ये दोनों कहानी आपस में गुंथी हुई हैं जन्मों जन्मों तक। जी हाँ, एक दूसरे को प्रभावित करती हुई चलती हैं। जी हाँ। और बाणभट्ट ने इसे जिस तरह लिखा है, वो शैली, वो अपने आप में अद्भुत है। हाँ, प्रबंध शैली कहते हैं उसे शायद। सही, प्रबंध शैली। मतलब सिर्फ कहानी आगे नहीं बढ़ती, बल्कि लंबे लंबे बहुत सुंदर वर्णन होते हैं। वर्णन किस तरह के? प्रकृति का, पात्र कैसे दिखते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, हर चीज का बहुत विस्तृत वर्णन। हाँ। और भाषा, वो तो अलंकारिक है। अलंकारिक मतलब? जैसे गहनों से सजी हुई। हाँ, बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए। रूपक, उपमाएं, श्लेष, बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग है। भाषा एकदम काव्यात्मक हो जाती है। पर क्या इससे कहानी थोड़ी धीमी या बोझिल नहीं हो जाती? मतलब आज के समय में पढ़ने वाले के लिए। ये सवाल अच्छा है। हाँ, हो सकता है आज हमें शायद थोड़ी धीमी लगे, ध्यान भटक सकता है। लेकिन उस जमाने में ये विद्वत्ता की निशानी थी। अच्छा। लेखक की कला दिखती थी इससे। ये पाठक से थोड़ा धैर्य मांगती है, पर अनुभव बहुत गहरा देती है। पात्रों की भावनाएं इतनी बारीकी से लिखी हैं कि वो आज भी महसूस होती हैं। अगर हम इसके मूल विषयों पर आए तो प्रेम का चित्रण कैसा है? आपने कहा था चंद्रापीठ और कादम्बरी की कहानी है। हाँ, प्रेम यहाँ सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं है, वो एक तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव है जो जन्मों तक चलता है। मृत्यु भी उसे खत्म नहीं कर पाती। मतलब आत्मा का जुड़ाव। बिल्कुल। और यहीं पर पुनर्जन्म का सिद्धांत बहुत अहम हो जाता है। पात्रों को श्राप मिलता है, उनका प्रेम अधूरा रह जाता है, उनकी दोस्ती, ये सब कहीं ना कहीं पिछले जन्मों से जुड़ा है। आपने दोस्ती का जिक्र किया, चंद्रापीठ और वैशंपायन की दोस्ती। हाँ, जो पहले पुंडरीक था, उनकी दोस्ती भी एक मिसाल की तरह दिखाई गई है। त्याग है, निष्ठा है, गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। तो ये सिर्फ प्रेम कहानी नहीं है, मानवीय रिश्तों की भी कहानी है। बिल्कुल। और इसमें नारी पात्रों को भी नहीं भूलना चाहिए। कादम्बरी, मालती, ये सिर्फ प्रेम करने वाली नायिकाएं नहीं हैं। अच्छा, किस तरह दिखाया उन्हें? उन्हें बहुत गरिमापूर्ण, मजबूत इरादों वाली और अपनी भावनाओं को समझने और व्यक्त करने वाली स्त्रियों के रूप में दिखाया गया है। वो सिर्फ कहानी के ऑब्जेक्ट नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, खासकर उस समय के हिसाब से। जी हाँ। तो ये उपन्यास सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, ये दर्शन, नैतिकता, मानवीय भावनाएं, सबका एक संगम है। तो संक्षेप में कहें तो कादम्बरी सिर्फ चंद्रापीठ और कादम्बरी की लव स्टोरी से कहीं ज्यादा है। निश्चित रूप से। ये जीवन, मृत्यु, आत्मा, कर्म, रिश्ते, इन सब पर एक बहुत गहरा काव्यात्मक चिंतन है। और इसकी भाषा, इसकी शैली, इसकी जटिल बनावट, ये सब इसे खास बनाते हैं। हाँ, इसीलिए ये कालजयी है।
इसने बाद के संस्कृत साहित्य को तो प्रभावित किया ही, कई आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्य पर भी इसका असर दिखता है। वाकई 7वीं सदी की रचना होकर भी आज भी कितनी प्रासंगिक लगती है ना। बिल्कुल। और इस पर सोचने लायक एक बात ये भी हो सकती है, हाँ बताइए। जैसे ये उपन्यास एक तोते के नजरिए से कई जन्मों और पात्रों की बिखरी हुई सी लगने वाली कहानियों को जोड़ देता है, तो क्या ये हमें ये सोचने पे मजबूर नहीं करता कि हमारे अपने जीवन में भी जो चीजें हमें अलग थलग लगती हैं या जो अतीत की बातें हम भूल चुके हैं, हाँ। क्या पता वो भी किसी अनदेखे धागे से हमारे आज और कल को जोड़ रही हों। नियति और हमारी अपनी इच्छा, इनके बीच का खेल शायद ऐसा ही जटिल है। बहुत गहरा विचार है। ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे सब कुछ जुड़ा हो सकता है। जी, अतीत, वर्तमान, भविष्य सब एक दूसरे में गुंथे हुए।